नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कार भारती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका सभी का स्वागत। हम जो इस टाइम पढ़ रहे हैं वो है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ये टॉपिक चल रहा है हमारा। हमने अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण पढ़ लिए। उसके आक्रमणों के दो भाग हैं, उत्तरी आक्रमण और दक्षिणी आक्रमणों को विस्तार से पढ़ लिया। उसके बाद हमने पढ़ा उसके जो बाजार व्यवस्था सुधार थे उसको पढ़ लिया हमने। आज हम पढ़ते हैं जो अन्य आर्थिक क्षेत्रों में उसने सुधार किए थे, स्पेशली भू राजस्व को लेकर, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखो, भू व्यवस्था में क्या सुधार किया। भू राजस्व व्यवस्था में सुधार। ये देखो, इसने क्या किया। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने इस तरफ ध्यान दिया, यानी भू राजस्व व्यवस्था संबंधी सुधारों की तरफ ध्यान दिया, क्योंकि उस टाइम पर जो व्यवस्था प्रचलित थी उसमें काफी कमियां थी और समय के अकॉर्डिंग उसमें सुधार करना लाजमी था। हर समय में क्या है कि किस समय कौन सी परिस्थिति के अकॉर्डिंग किस प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था अपनाई जानी चाहिए, उसमें क्या कमियां है और किस नए ट्रेंड के अकॉर्डिंग उसमें क्या बदलाव होने चाहिए, वो सब की समझ अलाउद्दीन खिलजी में थी। वो एक दूरदर्शी शासक था। वो समझता था कि क्या चीज की जरूरत है, राज्य को किससे लाभ होगा, ताकि लाभ राज्य को तभी होगा जब जनता को लाभ होगा। जनता को किससे लाभ होगा? कृषि व्यवस्था में सुधार करने से। और कृषि, क्योंकि उस टाइम पर जो अधिकतर जनसंख्या थी वो कृषि में संलग्न थी, और जब तक उनका सुधार नहीं होगा तब तक राज्य का सुधार नहीं हो सकता, राज्य व्यवस्थित नहीं हो सकता। तो अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने इस तरफ ध्यान दिया। राज्य संबंधी नियमों में उसने, भू राजस्व नीति संबंधी नियमों में उसने सुधार लागू किया था। देखो, इस सुधारों को, जो भू राजस्व व्यवस्था संबंधी से जो सुधार उसने लागू किए थे उसको कड़ाई से लागू कराने में, यानी कि अच्छे से इंप्लीमेंट करने के लिए जो उसका नायब वजीर था, उसके जो नायब था, इसका नाम है नायब वजीर। नायब वजीर जिसका नाम है सर्फकायनी। इसका क्रेडिट जाता है किसको? इस राजस्व व्यवस्था को सही से जो इम्प्लीमेंट किया था वो किया था नायब वजीर ने। किसने? नायब वजीर सर्फकायनी ने। इसका पूरा क्रेडिट इसको जाता है, इसलिए इसने इसकी व्यवस्था में काफी सुधार किए थे। उसने अलाउद्दीन की इस नीति को इतना, इसने क्या किया, इसने अलाउद्दीन की इस नीति को इतनी कड़ाई से लागू किया कि इतनी कड़ाई से, यानी कि एक बड़ी कठोरता से, दाया कड़ाई से लागू किया कि बर्नी को यह कहना पड़ा, बर्नी ने स्टेटमेंट दिया है। इससे भू राजस्व व्यवस्था की जो नीति इंप्लीमेंट की थी किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। उसको लागू किसने किया? सुधार उसने, मतलब उसको इंप्लीमेंट, यानी उसको सही तरीके से भू धरातल पर किसने रखा था? वो रखा था वजीर सर्फकायनी ने। तो इसको लेकर इसने क्या स्टेटमेंट दिया है? किसने बड़ी कठोरता से लागू की इस नीति को। तो बर्नी को यह कहना पड़ा कि अब से लोग राजस्व विभाग के
अधिकारियों को, राजस्व विभाग के अधिकारियों को ज्वर से भी बुरा समझने लगे, यानी बुखार से भी बुरा समझने लगे कि जो रेवेन्यू इकट्ठा करते थे उन ऑफिसर्स को समझने लगे। और अपनी पुत्री का विवाह उनसे नहीं करते थे। इतने बुरे हो गए, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी लोग बाग अपनी पुत्री देने से कतराते थे। ये हालत हो गई थी किनकी, इसी नीति को लागू होने के बाद रेवेन्यू ऑफिसर्स की, जो रेवेन्यू इकट्ठा करते थे उनको, मतलब कि उनको जो क्या होता था, जो घूस वगैरह आते थे वो बिल्कुल ही खत्म हो गए, खत्म हो गए। इसके अलावा क्या हुआ कि इस नीति की कड़ाई से लागू होने का कारण जो अधिकारी लोग थे वो रेवेन्यू को पूरा इकट्ठा, मतलब कि जितना रेवेन्यू निश्चित किया है एक व्यक्ति पर वो पूरा उनसे लेते थे, वो निचोड़ कर लेते थे। तो इन अधिकारियों को बुरा समझने लगे, मतलब कि ये अब तो अगर 50% लेना है तो 50% लेंगे, घूस वगैरह से काम नहीं चाहिए। घूस देके चलो 10% इसका घूस दे दिया, 4 और 30% दे दिया, वो रेवेन्यू दे दिया, तो 40% हो गया, 10% खुद का बच गया। ऐसा नहीं होगा। तो ये इस नीति को लागू किया था नायब वजीर ने बड़ी कठिनाई से। देखो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि उस टाइम की जो 3 टाइप की भूमियां थी जो कि लोगों को दी जाती थी इनाम के तौर पर, वो देखो इसने क्या किया, 3 प्रकार की भूमियां थी। देखो, एक थी मिल्क, एक होती मिल्क जो होती है राज्य द्वारा प्रदत्त भूमि, राज्य द्वारा प्रदत्त भूमि, यानी इनाम के तौर पर दे दी जाती थी भूमि। एक होती वक्फ, वक्फ वक्फ होती है धार्मिक कार्यों के लिए दी गई भूमि। एक तीसरा टाइप होता है इद्रतल, इद्रराज, इद्रराज ये होती है पेंशन के रूप में दी गई भूमि। पेंशन के रूप में दी गई भूमि। तो उस टाइम पर 3 प्रकार की भूमियों का प्रचलन था जो राज्य के द्वारा लोगों को दी जाती थी। उनके सैनिक सेवा के बदले उनको जो काम करते थे उस हिसाब से उनको भूमि दी जाती थी। तो अगर कोई अधिकारी है, कुछ सैनिक है, बड़ा सैनिक, वो रिटायर हो जाता तो उसका पेंशन के रूप में एक भूमि का टुकड़ा दे दिया जाता था ताकि वो क्या कर सके, जीवन निर्वाह कर सके अपना। उसे इद्रराज कहा जाता था, वो पेंशन के रूप में दी गई भूमि। वक्फ होती है धार्मिक कार्यों के लिए दी गई भूमि, यानी कोई धार्मिक काम अनुदान, धार्मिक अनुदान के तौर पर, यानी राज्य कोई व्यक्ति है जिसे धार्मिक काम का कार्य किए हो, उसके बदले में बादशाह खुद सुल्तान खुश होकर उसको भूमि दे देता है, वो वक्फ कहलाते थे धार्मिक कार्यों के लिए। और मिल्क होते राज्य द्वारा प्रदत्त भूमि, यानी इनाम के तौर पर राज्य किसी को भूमि दे देता था, वो मिल्क कहलाती थी। तो इस प्रकार की जो तीनों भूमियां थी, इनको अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, इनको वापिस से ले लिया। इससे इन लोगों के पास जो भूमियां थी, ये भी इस प्रकार की भूमियां, इन सारी भूमियों को अलाउद्दीन खिलजी ने वापस से अपने अंडर में ले लिया। एक बार पहले भी बलबन ने इद्रराज जो भूमि थी इसको लेने की कोशिश की थी, परंतु हुआ क्या कि विद्रोह हो गया था उस टाइम पर। तो विद्रोह होने के कारण उसे जो फैसला था बलबन को वो वापस लेना पड़ा था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर परिस्थितियां बदल चुकी थी, तो उस टाइम पर ऐसा कोई किसी प्रकार का विद्रोह नहीं हुआ था। तो 3 प्रकार की भूमि थी, इनको मिलाकर इनको राज्य ने अपने अंडर ले लिया। इनको क्या क्या कर दिया, इनको खालिसा बना दिया, इनको खालिसा भूमि में तब्दील कर दिया गया।
खालिसा भूमि का मतलब राज्य की भूमि, तो राज्य के अंडर में आती है, राज्य के अंतर्गत आती है, जो राज्य के अंतर्गत होती है जो भूमि, सरकारी भूमि, सरकारी जमीनें बदल दिया गया इनको एक तरीके से। तो ये सुधार किए गए इसके अंदर है इसी भू राजस्व व्यवस्था में। ठीक है, ये इनको ले लिया गया इन लोगों से और वो खालसा भूमि बदल दिया गया। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो गंगा यमुना दोआब है उस क्षेत्र के जितने भी इसी ये भूमियां थी इनको लेकर उनको सारी खालिसा में तब्दील कर दी गई। गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई इक्ताएं नहीं आवंटित की गई थी। पहले के लिए काफी सारी इक्ताएं थी, अब इक्ताओं को हटा दिया और वो सारी भूमि किसके अंडर में आ गई, राज्य के अंडर में आ गई थी वो। ठीक है, तो ये है, इनको नोट करो, आगे बढ़ाना होगा। आगे देखो, देखो अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने राज्य की जो भूमि थी, कृषियों की भूमि, उसकी नाप करवाई थी। कृषियों की भूमि की नाप कराने वाला तो पहला सुल्तान था। ये कौन था? इसने क्या किया, मतलब पहला सुल्तान ने इसने राज्य की जो भूमि थी उसकी पैमाइश कराई और उस पैमाइश के अकॉर्डिंग नाप करवाकर उसका लगान निश्चित किया गया। मतलब इतनी भूमि आपके पास तो आपको इतना लगान देना है। ये कराने वाला पहला सुल्तान कौन था? ये कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। इसकी जो वो थी प्रणाली थी मसाहत कहलाती थी, मसाहत प्रणाली। इसमें माप जो भूमि को माप कर जो लगान निश्चित किया जाता था उसे क्या कहा जाता था? मसाहत प्रणाली। और ये मसाहत प्रणाली जो है इसका जो बिस्वा जो है ये क्या था? न्यूनतम इकाई थी इसकी इस माप की बिस्वा। लेकिन जो ये प्रणाली है ये अवध में, सिंध में, अवध, सिंध, गुजरात, मालवा और राजपूताना में लागू नहीं होती थी। ये प्रणाली में लागू नहीं होती थी, अर्थात बाकी जगहों पर जहां पर अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य था वहां पर ये मसाहत प्रणाली के द्वारा ही लगान निश्चित किया जाता था। और जो लगान जो था, लगान नगदी में वसूल किया जाता था, याद रखना, नगदी में वसूल किया जाता था, याद रखना। लगान जो है नकदी वसूल किया जाता था। लगान वसूली को लेकर दो मत आते हैं। वसूली को लेकर एक तो है बरनी का, एक है अफीफ का। बरनी क्या कहता है? लगान जो है, लगान नगद व
अनाज दोनों के रूप में लिया जाता था। कौन कहता है? ये बरनी कहता है। जबकि अफीफ क्या कहता है? अफीफ लगान सिर्फ नकदी में लिया जाता था। अफीफ ये कहता है, बरनी ये कहता है। लेकिन जो सही स्टेटमेंट है वो है लगान जो है नकदी में लिया जाता था। ये दोनों को लिखना जरूरी, एग्जाम में पूछे। अब देखो लगान जो था वो कितना था। देखो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि पूरे राज्य की जो भूमि थी, कृषियों की भूमि थी, उसकी पैमाइश करवाई। और पैमाइश करवाने के बाद जिस किसान के पास भूमि है उसको, उस किसान को उस भूमि के आवंटन है, जितनी भूमि है उसके अकॉर्डिंग उसका 50% क्या देना पड़ेगा? कर देना पड़ेगा, लगान देना पड़ेगा, यानी लगान देना पड़ेगा। और ये जो लगान है ये कौन सी भूमि पर होगा? ओनली कृषि योग्य भूमि पर, कृषि भूमि पर, जहां पर खेती होती हो उसी पर होगा। यानी जिस पर खेती नहीं हुई है उस पर कोई वो नहीं है, टैक्स नहीं है। खेती योग्य भूमि पर वो याद रखना है आपको। इसके अलावा जो अलाउद्दीन खिलजी ने इसके अलावा कुछ और भी कर जो थे उनकी वसूली की। जो कर थे, अन्य कर थे, अन्य करों में देखो चरी व घरी, याद रखना, चरी व घरी। चरी यानी कि चराई पर टैक्स लगाया और घर के निर्माण पर टैक्स लगाया। घर पर और चराई पर अलाउद्दीन खिलजी ने टैक्स लगाया, यानी पशुओं पर उसे टैक्स लगा दिया। आपके पास अगर एक निश्चित मात्रा में निश्चित संख्या निश्चित कर दी उसने कि किसान के पास दो जोड़ी गाय है, एक जोड़ी भैंस है, 10 बकरियां हैं, एक बैल है और कुछ भेड़ बकरियां हैं 10 एक, तो इतने पर कोई टैक्स नहीं है। और अगर उससे ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग जितने पशु है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप सरकारी भूमि पर आप चराते हो तो उसको भी टैक्स देना पड़ेगा। घर के निर्माण, आप घर जो बड़ा रहे हो, बड़ा घर बना रहे हो, तो उसके निर्माण आप टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने जो टैक्स सिस्टम प्रणाली थी उसमें कुछ छूट भी थी। छूट क्या थी कि जो लगान जो था वो लगान के अलावा एक और कर होता है, वो होता जजिया, याद रखना। जजिया था, जजिया भी वसूल किया जाता था। और जजिया में कुछ रियायतें भी थी। वो किसके लिए रियायतें थी? वो थी केवल स्त्रियों के लिए, वृद्धों के लिए और बच्चों के लिए। इन पर किसी प्रकार टैक्स नहीं था, ये टैक्स से फ्री थे। विधवा महिलाएं उनके लिए, अपंग है वो सब इस जजिया से मुक्त थे। वो जजिया कौन देते थे? जो कि गैर मुस्लिम लोग हैं वो जजिया देते थे, जैसे हिंदू है, जैनी है, बौद्ध है, अन्य और भी जो कि किसी मुस्लिम शासक के अंडर में आते हो, वहां जजिया लगता था। जजिया इसकी वसूली किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने भी की। तो इस तरीके से जजिया से टैक्स आता था। और खराज है और जकात जो है, देखो खराज, एक वो जकात से भी टैक्स आता था। जकात क्या है? जकात क्या है कि मुस्लिम समुदाय जो है अपनी आय का 40वां भाग धार्मिक धर्म के लिए क्या कहते? टैक्स में देते, टैक्स धर्म के लिए टैक्स देते, वो होता था जकात। और खराज होता था भू-राजस्व। खराज यानी भू-राजस्व, याद रखना है आपको। तो इस प्रकार से टैक्स सिस्टम प्रणाली थी जो कि भूमि का क्या होता था? 50 कृषियों की भूमि में 50% उसको क्या देना पड़ता? टैक्स देना पड़ता था। इसके अलावा क्या किसान को चराई पर, घर पर और अन्य जजिया वगैरह है, और इन सबको मिलाकर काफी सारा टैक्स का बर्डन था उसके ऊपर। कुल मिलाकर ये बात थी क्योंकि उसके पास केवल कुल मिलाकर अपने खाने योग्य, अपने जीवोपार्जन के लिए ही अनाज बचता था। तो उस टाइम पर ऐसी सिस्टम प्रणाली थी। इसके अलावा देखो ये सिस्टम समझ में आया। अब देखो और अब क्या करेगा कि ये सिस्टम तो लागू कर दिया उसने। इसके अलावा वो क्या करेगा कि किसान को किसी प्रकार की समस्याओं का सामना ना करने पड़े। अब क्या है कि डायरेक्ट उसने क्या किया, जो बीज की बिचौलियां थी, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया
कि बिचौलिया जो थे, अलाउद्दीन खिलजी ने बिचौलियों क्या करते, बिचौलियों को समाप्त कर दिया। पहले सिस्टम क्या था, ये है राज्य, यहां जाना है, ये राज्य गोडान है, यहां जाना है। बीच में होता था एक क्या होता था, एक चौधरी होता था जो क्या करता था, ये लगान को यहां पहुंचाता था। इधर होते थे किसान, इनसे से क्या करता था, ये लगान लेता था, इनसे से लगान लिया। अब यहां से 50% देना है, पहले का सिस्टम बता रहा हूं, यहां 50% ही जमा कराना है। ये क्या करता था, 50 की जगह 60%, 50% लेता था और 50% में भी क्या कहते घपड़ा कर देता था। ये 50 की जगह 60%, 70% वसूली कर लेता था इनसे। और पहले ये कि किसान इसको देंगे, ये इससे लेगा, फिर यहां से राज्य के पास पहुंचाएगा। यानी बिचौलिया था ये पूरा। तो ये क्या करता था, ये काफी करप्ट था आदमी, खूब पैसे खाता जम के। ये इधर से 50, इधर से लेगा 50 की जगह 60 ले लेगा और इधर कितने पहुंचा देगा, 50 पहुंचा देगा, नहीं 10 से खुद रख लेगा। ये कभी कभार कम पहुंचा देता था, इनसे और भी ज्यादा मांग लेता था, नाम नपाई में, तुलाई में, इनमें क्या करता था, गफड़ा कर देता था ये किसानों से। तो क्या था कि अलाउद्दीन खिलजी को समझ में आया कि ये जो किसान जो है किसकी वजह से पिस रही है, कि बिचौलिए के माध्यम से पिस रही है। बिचौलिया सिस्टम जो है वो काफी ज्यादा बर्डन डाल रहा है इनके ऊपर, किसानों के ऊपर। जो किसान का जो व्यवस्था है, किसान का जो जीवन है वो दिन ब दिन क्या है, खराब हो जा रहा है। तो खेती जो कर रहे हैं वो खेती में क्या है कि उनका सर्वाइवल नहीं हो पा रहा है, जीविकोपार्जन जो उनका नहीं चल रहा है, जीवन सही तरीके से नहीं चल रहा है। तो उसने क्या कि बिचौलिए क्या करते हैं, समाप्त कर दिया, बिचौलिए को समाप्त कर दिया उसने। अब किसान जो डायरेक्ट क्या है कि राज्य में अब क्या पहुंचाएगा, अपना लगान पहुंचाएगा। और जितना 50% निर्धारित किया गया है वो 50% कहा है डायरेक्ट राज्य को पहुंचाएगा। अब ये सिस्टम जो लागू करने वाला है, मतलब कि डायरेक्ट बिचौलिया सिस्टम को समाप्त करने वाला पहला दिल्ली का सुल्तान था कौन, अलाउद्दीन खिलजी। उसने सीधे लगान व्यवस्था की किसान अपना लगान सीधे किसको देगा, राज्य को देगा। तो उसने क्या किया, इसने बिचौलिया सिस्टम समाप्त कर दिया और क्या कर दिया, लगान इकट्ठा करने वाले, लगान एकत्रित करने वाले अधिकारियों की नियुक्ति कर दी, जिसमें कौन थे, आमिल वगैरह थे। जैसे आमिल की नियुक्ति कर दी। आमिल कौन था, सरकारी आदमी था। ये क्या करेगा, ये राज्य है, ये किसान है यहाँ पे, ये क्या करेंगे, जाएगा इनके पास, लगान लेगा, जमा करा देगा, कोई दिक्कत नहीं है, इनको दे देगा। बस चौधरी जो थे, चौधरी वगैरह, चौधरी, खूत, मुकद्दम, पाटिल, देशमुख, ये क्या थे, ये सारे के सारे बिचौलिए थे। इनके जो विशेषाधिकार थे, अलाउद्दीन खिलजी ने इनके विशेषाधिकारों को छीन लिया, विशेषाधिकारों को छीन लिया। ये पहले क्या थे कि खूब पैसे कमा रहे थे हड़प हड़प के, इन यहां से भी लेते, इनको कम यहाँ पहुंचा देते, बीच में काफी सारा माल खा जाते थे। तो क्या कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने, डायरेक्ट सिस्टम अपनाने लागू करने से इनके जो विशेषाधिकार थे उनको समाप्त कर दिया। अब इनकी स्थिति कैसी हो गई, इनकी स्थिति सामान्य कृषक जैसी हो गई, सामान्य कृषक जैसी हो गई। क्या हो गई, इनकी स्थिति हो गई, जैसी स्थिति हो गई इनकी। इनके जो ये क्या कर सकते थे, अब इनके और विशेषाधिकार क्या थे, इनके जो विशेषाधिकार है, घोड़े पर बैठना, पान चबाना, तो इनके घोड़े पर बैठने पर भी इनको पाबंदी लगा दी गई। अभी घोड़े पर नहीं बैठ सकते थे, ये पान नहीं चबा सकते थे। इनकी स्थिति सामान्य कृषकों जैसी हो गई। इनके पास धन बिल्कुल नहीं रहा। इनकी जो बीवियां हैं जो दूसरों के घर जाकर नौकरी करने लग गई है। यानी कि कुल मिलाकर ये कहा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी ने कृषकों को राहत पहुंचाने के लिए इन बिचौलियों को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया, इनके विशेषाधिकार छीन ली।
एक तरफ बर्नी कहता है कि ये हिंदुओं के खिलाफ एक वो प्रक्रिया थी, ये अधिकतर जो बीच बिचौलिए थे, चौधरी खुद वगैरह क्या थे, हिंदू थे, इनको क्या करना था, उनको इनके विशेषाधिकार को समाप्त करना था। जबकि ऐसा नहीं है, वो बिचौलिए सिस्टम को हटाना चाहता था। मेन तो यह है, तो डायरेक्ट क्या कर दिया, डायरेक्ट उसने डायरेक्ट सिस्टम प्रणाली लागू कर दी, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व व्यवस्था थी। और देखो इसके अलावा उसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने, जो पटवारी थे, पटवारियों की बहियों का, जो पटवारियों पर बहियां होती थी जहां पर जिसमें जमीन का रिकॉर्ड होता है, उनकी छानबीन करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने डायरेक्ट किसमें हस्तक्षेप किया, गांव में हस्तक्षेप कर दिया, गांव को जाना कि गांव में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या उनको नीड है। तो पटवारियों की जो लिखा पढ़ी थी, जो उनके पास रिकॉर्ड थे, उनको भी उन्होंने छान मारा, इसने अलाउद्दीन खिलजी ने। और देखो इन सबको अच्छे से सुचारू प्रक्रिया, इस व्यवस्था को, भूराजी व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए उसने क्या किया कि जो अब तक बकाया धन था, बकाया लगान था, उसको की वापस से कैसे उसकी वसूली की जाए। तो उसके लिए उसने एक नए अधिकारी की नियुक्ति की, वो था दीवाने मुक्त खराज। उसने एक नए अधिकारी की नियुक्ति की, इसका नाम है दीवाने मुक्त खराज। दीवान है यानी कि जो बकाया धन था, बकाया खराज यानी कि लगान जो था, बकाया खराज यानी लगान की वसूली करना इसका काम था। जो अधिकारियों के पास बकाया लगान है, यानी कि जिन्होंने अभी लगान पूरा इकट्ठा नहीं किया है, उनको ये ऑर्डर देखा कि आप इतना लगान बकाया है आपका, आप उस क्षेत्र से लगान लाना है आपको, वो लाने का काम इसका था, किसका, मुक्त खराज का, मतलब उसको आदेश देता था। ये एक नए अधिकारी की नियुक्ति करता है, कौन, अलाउद्दीन खिलजी, ताकि जो लगान बकाया है वो वापस से आ सके। ठीक है, तो ये याद रखना है, दीवाने मुक्त खराज जो अधिकारी है, किससे संबंधित है, ये भूराजस्व व्यवस्था संबंधित है, राजस्व से संबंधित है। और जबकि बाजार व्यवस्था संबंधी अधिकारी अलग थे, बाजार व्यवस्था मत जोड़ देना इसको। ठीक है, तो ये भूराजस्व व्यवस्था थी अलाउद्दीन खिलजी की, जिसमें उसमें काफी सारे मतलब सुधार देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखो अब थोड़ा सा और देखो, ये जो भूराजस्व व्यवस्था ये समाप्त होती है। अब आती है अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य सुधार। भूराजस्व व्यवस्था के अलावा है सैन्य सुधार। देखो सैन्य व्यवस्था में क्या सुधार किए, देखो देखो अलाउद्दीन ने क्या किया था, अलाउद्दीन ने नियमित वेतन भोगी सेना बनाई। यानी कि उसने एक सेना का निर्माण किया, ऐसी सेना बनाई जिसको वेतन दिया जाता था राज्य की तरफ से। तो पहला सुल्तान वो था जिसने वेतन भोगी सेना का निर्माण किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। यानी प्रत्येक सैनिक की तनख्वाह निश्चित कर दी थी, निश्चित कर दी। इसने क्या किया, वेतन भोगी सेना का निर्माण कर लिया। बलबन के टाइम पर जो केंद्रीय सेना थी, बलबन के समय केंद्रीय सेना थी, यानी सबसे पहले केंद्रीय सेना का निर्माण किया था बलबन ने, याद रखना। यानी कि केंद्र के अंदर सेना रहनी चाहिए, एक विशाल सेना रखनी चाहिए, वो बलबन ने किया था उस टाइम पर। केंद्रीय सेना थी 2 लाख थी,
अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर वो हो गई थी, अलाउद्दीन के समय कितनी हो गई थी, अलाउद्दीन ने कितनी कर दी थी उसको, केंद्रीय सेना को 3 लाख सैनिक कर दिए थे केंद्रीय सेना ने। मतलब उसकी केंद्र के अंदर दिल्ली में उस टाइम पर 3 लाख सैनिक हमेशा मौजूद रहते थे। इसके साथ ही इसने सैनिकों का वेतन निश्चित कर दिया था, 1 अस्पा 2 अस्पा, यानी 1 घोड़ा है तो उसको इतने रुपए मिलेंगे, 2 घोड़े अगर सैनिक के पास तो उसको इतने वेतन, इतने रुपए मिलेंगे। इसके तहत जो उसने क्या किया था, इसने वेतन सैनिकों को नकद वेतन दिया, सैनिकों को नगद वेतन दिया। यानी पहले क्या दिया जाता था, पहले जागीर दी जाती थी, इक्ताई दी जाती थी, तो क्या कर दिया इसने, नगद वेतन देना स्टार्ट कर दिया, नियमित वेतन होगी। इसने क्या किया, 1 अस्पा सैनिक, 1 अस्पा पूरे 2 अस्पा, 1 अस्पा 2 अस्पा, 1 अस्पा जो सैनिक है उसको 334 टका वार्षिक, और 2 अस्पा है उसको 312 टका वार्षिक वेतन दिया जाता था। यानी कि जिसके पास 1 घोड़ा है तो उसको कितना दिया जाएगा, 234 टका वार्षिक है ये, और जिसके पास 2 घोड़े हैं उसको 312 टका वार्षिक दिया जाएगा। ये वेतन था। यानी कि 19.5 टका प्रति माह, 1 महीने का वेतन है 19.5 टका। और जिसके पास 2 घोड़े हैं, 2 अस्पा वाला, उसे तकरीबन कितने हो गए, 78 टके, 78 टके ज्यादा मिलते थे एक अलग घोड़े करने के बदले। तो ये इस तरीके से वेतन दिया जाता था। 1 अस्पा, 1 घोड़ा, 1 अस्पा यानी जिसके पास 1 घोड़ा है उसे 234 टका वार्षिक है 1 साल का। जिसके बाद 2 अस्पा यानी जिसके पास 2 घोड़े हैं, 1 सैनिक और 2 घोड़े, मतलब 1 सैनिक उसके बाद 2 घोड़े हैं, उसको 312 टका प्रतिवार्षिक दिया जाता था, यानी कि इससे 78 टका ज्यादा। और इसका जो 1 अस्पा का अगर मासिक वेतन निकाले तो 19.5 टका वार्षिक आता है। इसके अलावा देखो इसने क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, सैनिकों का हुलिया नोट करवाया, घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की। दागना, हुलिया यानी कौन सा सैनिक, राज्य का कौन सा सैनिक है, उसका शक्ल कैसी है, हुलिया उसकी क्या मतलब पहचान कैसी है, उसको नोट करना स्टार्ट किया, ताकि क्या हो सके, जब युद्ध के समय सेना का संचालन हो सके तो वही सैनिक आए जो कि राज्य का है, उसकी जगह कोई दूसरा ना आ जाए। पहले क्या होता, किसी को भी उठाकर कोई उठकर चला जाता था सेना के अंदर, तो अब क्या है उसने हुलिया नोट करना स्टार्ट कर दिया कि कौन सा सैनिक राज्य का है। इसके अलावा घोड़ों को दागने की, यानी कि उस पर ठप्पा लगाने की, राज्य का ठप्पा लगता था सैनिकों उनकर घोड़ों पर, जैसे आपने फिल्मों वगैरह में देखा होगा कि क्या क्या कर देते, वो एक गरम गरम सलिया होता है जिसपे राज्य की मोहर होती है, उसको चिपका देते थे। वो आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, उस प्रकार घोड़ों के पीठ पर उसको दाग देते थे उनको, ताकि वो निशान ऐसे छपा रहता था वो, तो उनको दागने की प्रथा स्टार्ट की घोड़ों को भी, ताकि जो अच्छे क्वालिटी के घोड़े हैं वो सिद्ध में काम आ सके। मैंने पहले बताया कि जो राज्य में व्यापार होता था तो क्या होता था कि अच्छी क्वालिटी घोड़े राज्य खुद खरीद लेता था, और बाकी के जो घटिया क्वालिटी के उनको बाजार में बेचने के लिए दे देता था। तो अच्छे क्वालिटी के घोड़े ही युद्ध में जा सके, इसके लिए उसने दागना स्टार्ट कर दिया, कहीं भी दिखे तो पता चले कि ये घोड़ा राज्य का है या नहीं। तो उसने ये प्रथा स्टार्टिंग की थी। ये पहले सुल्तान जिसने
इस व्यवस्था को लागू किया था। ठीक है, ये क्या था। और देखो इसने क्या किया कि जब इसने सैनिकों को नगद वेतन देना स्टार्ट कर दिया तो इसने जो लूट का माल है, लूट का, जिसे क्या कहते थे, खुम्स, खुम्स यानी लूट। राज्य सेना कहीं जाती थी कहीं युद्ध करने, तो वहां से जो धन लूट के लाती थी उसको खुम्स कहा जाता है। लूट का माल, लूट का धन खुम्स कहलाता था, याद रखना। तो उसने क्या कर दिया, अलाउद्दीन खिलजी ने जो पहले से चली आ रही व्यवस्था थी खुम्स को लेकर, उसको पलट दिया। यानी कि 80:20 का रेशो था पहले। पहले क्या था, पहले की बात करूं, अलाउद्दीन खिलजी के सुधार से पहले 80% किसका होता था, ये सैनिकों का होता था और 20% राज्य का। अब क्या कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने, उल्टा कर दिया, 20:80 कर दिया साहब। यानी 20 किसका हो गया, सैनिकों का हो गया और 80 राज्य का हो गया। उल्टा कर दिया इसने खुम्स को लेकर। क्यों किया, क्योंकि उनको नकद वेतन देना जो स्टार्ट कर दिया था। अगर आपको राज्य नकद वेतन दे रहा है तो आपको लूट के धन की क्या जरूरत है। अगर आपको राज्य नकद वेतन नहीं दे रहा है तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि नकद वेतन नहीं हो तो फिर बात मानी, फिर भी आपको 20% मिल रहा है, नकद वेतन ही मिल रहा है, 20% ही मिल रहा है। तो उसने क्या किया कि जो खुम्स था उसको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, 20:80 कर दिया। पहले जो 80:20 था उसको 20:80 कर दिया। 20% तो किसका होगा, सैनिकों का, जो सैनिक बांट लेंगे जो लूट का माल है, 80% राज्य यानी राजा सुल्तान खुद रख लेगा। तो इस प्रकार से क्या किया था उसने, सैन्य व्यवस्था में भी काफी ज्यादा सुधार की। तो इस प्रकार से जो ये है ये सैन्य व्यवस्था थी, इसमें ये सुधार में देखने को मिलते हैं। तो आज हमने क्या देखा, भूराजस्व व्यवस्था कुछ भूराजस्व व्यवस्था जिसमें क्या सुधार किए, और सैन्य व्यवस्था उसमें क्या नए सुधार किए थे, ये अलाउद्दीन खिलजी की हमने देखा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।